निर्यात हो गया। और वह नीचे कोने में लिखा है भारत का आयात भी 485 अरब डॉलर हो गया है। आपने आयात की बात ही नहीं करी। 185 अरब डॉलर एक देश का व्यापार घाटा। यह देश किस तरक्की में जा रहा है, किस तरक्की में जा रहा है। अब इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मैं अपनी, क्योंकि समय कम है, हमें क्या करना चाहिए। हमें उस सोहनलाल के लिए इतना ही काम करना चाहिए कि सोहनलाल, चल कोई बात नहीं, श्यामलाल ने तो कुछ सामान दिल्ली में बेचा, पर हम सोहनलाल तो नए सिरे से काम कर, हम तेरा साथ देंगे, हम तेरा ही सामान खरीदेंगे, हम तुझे सशक्त धारण अब करेंगे। हमारा बच्चा जब बिगड़ता तो क्या करते हैं, हर बच्चा एक समय में गुजरता है ना, कोई परेशानी उसको आती है, बिगड़ जाता, कभी पढ़ाई नहीं कर पाता, कभी कुछ नहीं हो पाता। हम क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं, आज से नए सिरे से शुरुआत कर, हम तेरे साथ हैं। यही कहते हैं ना बच्चे को मुख में। हर परिवार में कुछ बात हो जाए तो ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, आज से नई शुरुआत करो। तो हमारी यही करने की आवश्यकता है। हम ऐसा कैसे करेंगे? सबसे पहले दरअसल हमारे ऊपर जो कर्जे का या ये जितनी चीजें आती हैं, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि अधिकांश जो भारत के ऊपर कर्जे की कारण हैं, जो भारत को डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, जो कुछ भी होता है, उसमें सबसे अधिक योगदान इसलिए है कि हम लोग बहुत सी चीजें ऐसी खुद प्रयोग करने लग गए जिनकी शायद हमें आवश्यकता नहीं थी, और सुबह से शाम तक धीरे धीरे उनको प्रयोग करने लग गए। यहां जो बड़े लोग हैं उनको याद होगा कि अंग्रेजों ने अपने जमाने में सबसे पहले चाय फ्री पिलाई थी, क्योंकि लोग चाय पीते नहीं थे, तो फ्री पिलाने की आदत डाली। एक दिन उसे पी ली तो धीरे धीरे करके आज हमारे देश में चाय इतनी पॉपुलर हो गई है कि आज उसको रोकना भारी पड़ता है धीरे धीरे। मैं एक बार एक मैकडोनल्ड कंपनी के सेल्स मैनेजर से मिला। मैंने कहा एक बात बताओ यार, तुम्हारा हर सामान तो बड़ा महंगा, 7 रुपए की तुम्हारी सॉफ्टी है जो, वो बड़ी सस्ती है, ये तुमने सस्ती क्यों रखी है? तो उसने मुझे अंदर की बात जो मुझे बताई, कहता दमन साहब आप ये नहीं जानते, हम तो आपके बच्चे का रूट यहां से डालना चाहते हैं, हमें बेचनी थोड़ी सॉफ्टी। ये सब कर रहे हैं, आपके रूट को बदलने की कोशिश, और कुछ नहीं। हम धीरे धीरे उन बातों को समझ नहीं पाते। आज हमारे को अगर कोलगेट में नमक है, इसमें नमक है नहीं है, मतलब दुनिया भर की चीजें, एक नया व्यापार। आप करते क्या है, वो जो 2 रुपए की चीज है उसको 12 रुपए का हम ही खरीदते हैं। अभी छोटी सी कल्पना एक चेन को समझ लीजिए। अब होता क्या है, एक 4 रुपए की टूथपेस्ट, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, वो बनती है, उसको बनने के बाद 3 रुपए 2 रुपए सरकार उस पर टैक्स ले लेती है, 1.5 रुपया उसकी अपने खर्चे में आता है। उसके करने के बाद 4 रुपए वो रूपर्ट मर्डोक को देता है, रूपर्ट मर्डोक मतलब स्टार टीवी का मालिक, वो उसको देता है। 3 रुपए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन ने सबको देता है। तो 4 रुपए का हमने तो लिया 12 रुपए में, तो 8 रुपए हमने क्या किया? अब कभी कल्पना करें इस बात को, 4 रुपए की जो छोटी सी चीज थी उस पर किस किस ने कमाया, उस पर जिन जिन ने कमाया है, हमने या तो रूपर्ट मर्डोक को दे दिया, या अमिताभ बच्चन को दिया है, तेंदुलकर को दिया, या एक नई व्यवस्था पैदा कर दी है। उन सारी व्यवस्थाओं के अंदर हुआ क्या, जो 4 रुपए की चीज मैं 12 की आज खरीद रहा हूं, और मेरे ऊपर ये दबाव, अब तो 12 रुपए कमा, कभी तो महंगाई है, अब तो 12 रुपए कमा। अब वो 12 रुपए कमाने के लिए मेरे ऊपर मैं जिस बंधन में बंध गया हूं, एक तरीके से सुबह से शाम देख देख कर। एक छोटी सी आपको कथा बताता हूं इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हमारा एक बार कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर राजीव भाई दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि साहब मैं तो लक्ष्य से नहाता हूं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने। तो मेरे, क्योंकि हमें शायद ये पता नहीं कि जो मल्टीनेशनल सामान आता है वो वाकई अच्छा है या नहीं है, गुणवत्ता की कोई नहीं है, आप देख सकते हैं कोई गुणवत्ता की उसमें गारंटी कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति से पूछा भाई, उन्होंने कहा मैं तो लक्ष्य से नहाता हूं। तो राजीव भाई ने कहा कि आपको लक्ष्य साबुन में क्या पसंद है? अब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर साहब से बोलते नहीं बना, उन्होंने कहा मुझे लक्ष्य का रैपर बहुत पसंद है। अब उनसे पूछा प्रोफेसर साहब आप रैपर से नहाते हैं क्या? बोला नहीं। बोला नहाता तो साबुन से हूं। बोला फिर आपने क्या सोच कर ये लिया? बोला साहब क्या करूं, सुबह शाम टीवी में आता रहता है, उस जमाने में ऐड आता था मुझ में स्टार जगाए, तो उसने कहा जी मैं तो दिन भर ये देखता रहता, कभी माधुरी दीक्षित बोलती है, कभी ये बोलती है, मुझे लगा चलो यही लेना चाहिए। तब हम उनको लेकर गए,
वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही जगह है रूपनगर, वहां पर उनको लेकर गए एक साबुन की दुकान पे, हमने उनसे सारे साबुन निकलवाए। हमने कहा लक्स भी निकालो, लिलिड भी निकालो, ये भी निकालो, लाइफबॉय सारे निकाल दिए, हमाम भी निकालो, सारे साबुन उसका निकलवा दिए। हमने कहा अब भाई प्रोफेसर साहब इस लक्स पे देखो लिखा क्या है। उन्होंने कहा टॉयलेट सोप। हमने कहा सुनिए इस पर बाथ सोप नहीं लिखा है। आप समझते हैं ना टॉयलेट सोप क्या होता है और बाथ सोप क्या होता है? बोला हाँ ये तो बात ठीक है, बाथ सोप तो नहाने के लिए हुआ और टॉयलेट सोप तो हुआ जब टॉयलेट के बाद हाथ धोने के जो काम है उसका नाम टॉयलेट सोप है। मैंने कहा देखिए तो, कहने के इस पर तो लिखा ही नहीं। उनका नहीं ऐसा नहीं है, हमारे इंसान में लिख नहीं सकते, हम तो सब लोग टॉयलेट सोप लिखते हैं। फिर हमने उनको 3 साबुन दिखाए, एक मोती का साबुन था, एक चंद्रिका का साबुन है, ऐसे 3-4 साबुन है जिन पर लिखा हुआ बाथ सोप। तो उनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों, इन पर क्यों नहीं लिखा? तो बताइए इनकी क्वालिटी वो नहीं है, सीधी सी बात है। वो लिखने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है, जो मटेरियल वो डालते हैं वो बाथ सोप लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो टॉयलेट सोप लिखते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी टॉयलेट सोप की है। आज शायद अधिकांश पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता नहीं है कि टॉयलेट सोप या बाथ सोप में फर्क ही क्या है, क्योंकि बाजार में हम एक ही लेके आते हैं, क्योंकि ऐड हमें वही मिलता है, हमारा साबुन वही। एक दूसरी बात आपको और बताता हूं, अभी करके देखिएगा। एक डेटॉल की शीशी आती है एंटीसेप्टिक की, जलन कटन हो जाए ना लगाते हैं ना उसको एंटीसेप्टिक, और एक डेटॉल का सोप आता है, लिक्विड सोप भी आना शुरू हो गया दूसरा। हमारे मन में यह है, टीवी में बार बार ऐड आता है 10% बच्चों कीटाणु खत्म होते हैं, 99% खत्म होते हैं, पता नहीं कहां से, और कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि तुमने बोला कि 10%, हमारी आंकड़े कौन से आंकड़े, तुमने कहां एडवर्टाइजमेंट लिया कि बच्चा खा के लंबा बढ़ गया कॉम्प्लेन में, कौन सा बड़ा, कौन सा स्कूल था बताओ? तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछता, ना कोई प्रश्न पूछ, क्योंकि हम भारत के लोग सोए हुए, कोई प्रश्न नहीं पूछता और वो अपने एक आंकड़े लेकर चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, और हम शायद सोचते हैं शायद ये ठीक कह रहा हो, क्योंकि हमारे मन में दरअसल परेशानी है कि हम मन से सच्चे हैं। जो सच्चा व्यक्ति है ना वो सामने वाले का सच पे यकीन करता है, उसे लगता है ये भी सच्ची बोलता होगा। हमारी परेशानी है, अगर हम भी क्रिकेट होते ना, हम भी मन से घुन्ने होते तो हम हर व्यक्ति को सोचते कि शायद ये झूठ बोल रहा है, हम मन से क्योंकि सीधे हैं इसलिए सोचते शायद ये सच्ची बोल रहा होगा, बस हम इस चक्कर में फंस जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति इसका फायदा उठा लेता है। तो हमारे इन सारी चीजों में, आप डेटॉल की बात बता रहे थे कि डेटॉल सोप लीजिएगा और डेटॉल एंटीसेप्टिक लीजिएगा। डेटॉल एंटीसेप्टिक के ऊपर आपको लगभग 28 चीजें लिखी मिलेंगी, उनमें से अगर आपको एक भी चीज डेटॉल साबुन पर लिखी मिले तो मुझे बता दीजिएगा, एक भी चीज 28 में से। देयर इज नॉट इवन सिंगल थिंग विच इज इनग्रेडिएंट ऑफ दी डेटॉल सोप, कोई नहीं। मेनका गांधी जी हैं, पशुओं के लिए बहुत काम करती हैं, सरकार में होने के बावजूद वो लिख लिख कर करके हार गई हैं, क्योंकि वो पशुओं के लिए काम करती हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मुझे साबुन पर ये लिखा हुआ चाहिए कि ये वेजिटेरियन सोप है, नॉन वेजिटेरियन सोप है, मुझे लिखा हुआ दे दीजिए आप। आज तक पिछले 12 वर्ष लड़ रही है, नहीं लिख के दिया गया कि मरे हुए जानवर के तेलों का साबुन हम लगाते हैं। वो लिखकर देने को तैयार नहीं है, भारत की सरकार लिखकर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग इसके द्वारा कमाई कर रहे हैं वो हमारे भाई बंधु हैं। इसी चक्कर में वो लिखकर नहीं देते, उनके पास अपना रिवाज पहुंच जाता है, अपना कमीशन पहुंच जाती है, सब अपनी अपनी जगह शांत हो जाते हैं। हमारे लिए क्या बचा है? कहते हैं ना जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है, हम अपने परिवार को बचाएं। देश बचेगा, समाज बचेगा, बहुत दूर की बात है, हम लोग अपना घर बचा लें, और हमारा घर हमारा देश है, हमारा परिवार है, नोएडा का परिवार है। कल्पना करें आप तो नोएडा में रहते हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर 10-11 सब आज किस जगह खड़ा है? आप कल्पना करें, 9-10 सेक्टर जो इतने बड़े बड़े छोटी छोटी यूनिट्स के लिए बना था, आज क्या सब दुकानों में तब्दील हो गया? जहां पर इंडस्ट्री बन करके कुछ सामान बनना था और वो सामान नोएडा छोड़, दिल्ली छोड़ एक्सपोर्ट होना था, वो सामान गया कहां? आज सब छोटे छोटे कामों को करने में मजबूर हो गए हैं, कारण मात्र एक कि उनके सामने उनसे सस्ता सामान रख दिया गया, नीतियों के कारण, उनको बिना टैक्स दिए आने की छूट के कारण। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अनाज बहुत है, पर फिर भी आज हम अनाज इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम गैट एग्रीमेंट में साइन है हमारा। 7 लाख टन इस साल के गेहूं की व्यवस्था है।